नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम छठे पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे जिसका नाम है भारत की ये बहादुर बेटियां। सबसे पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी सर्वाधिक विकल्प जो उचित विकल्प है वो आपको चुनना है। जिसमें पहला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी तब भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसे खतरे न उठाने की सलाह दी। उन्हें जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर लौट आने को कहा। उन्हें कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे करतब ठीक नहीं। उन्हें इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी। दूसरा प्रश्न देखिएगा। पढ़े हुए अंश के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में है वो आपको लिखना है। जिसमें देखिएगा पहला क्या है, 16 जनवरी 2003 को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से आसमान में उड़े अंतरिक्ष यान में बैठे लोगों में से एक कल्पना चावला भी थी। दूसरा, कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना भी चुन ली गई। अपने 7 साथियों के साथ 1 फरवरी 2003 की शाम अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में समा गई। बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से कल्पना चावला ने सन 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से ली। हरियाणा राज्य के करनाल शहर के एक सामान्य व्यापारी बनवारी लाल के घर में एक साधारण गृहिणी संयोगिता ने सन 1961 की 1 जुलाई को एक बिटिया को जन्म दिया जो कल्पना कहलाई। ये आपके लिए 6 घटनाएं हैं जिनको व्यवस्थित क्रम में है वो आपको लगाना है। किस क्रम में लगाना है आपको? एक व्यवस्थित क्रम में है वो लगाना है। तो देखो कैसे हम है वो इसको व्यवस्थित क्रम में है वो लगाएंगे। ध्यान से है वो आपको देखना है। सबसे पहले है वो कौन सा आएगा? सबसे पहले ये आ जाएगा 1 नंबर पे। सबसे पहले ये आएगा कि हरियाणा राज्य के करनाल शहर के एक सामान्य व्यापारी बनवारी लाल के घर में, यानी सबसे पहले वो पैदा हुई। दूसरे नंबर पे है वो कौन सा आएगा? कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चंडीगढ़ से प्राप्त की। यानी अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके है वो चंडीगढ़ से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री है वो पूरी की। तो दूसरे नंबर पे है वो ये आ जाएगा। इसके बाद में तीसरे नंबर पे देखिएगा, बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से कल्पना चावला ने सन 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी तीसरे नंबर पे है वो ये आ जाएगा कि इस डिग्री के बाद में इन्होंने पीएचडी की, एमए किया और एमए के बाद में इन्होंने पीएचडी की। इसके बाद में चौथे नंबर पे है वो आएगा कि कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना भी चुन ली गई। यानी चौथे नंबर पे है वो ये आ जाएगा कि कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना भी चुन ली गई। 16 जनवरी 2003 को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से आसमान में उड़े अंतरिक्ष यान में बैठे लोगों में से एक कल्पना चावला भी थी। तो ये है वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। और छठे नंबर पे क्या आएगा? छठे नंबर पे है वो अपने 7 साथियों के साथ 1 फरवरी 2003 की शाम अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में समा गई। तो ये अंत में यानी 6 नंबर पे है वो ये घटना है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने है वो इनको घटनाक्रम को सही से है वो व्यवस्थित किया। तीसरा प्रश्न देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। कल्पना की दुखद मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष घोषणा की। यानी जब कल्पना चावला की मृत्यु हुई, दुखद जो मृत्यु हुई, उस पे प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की? मैडसेट अब कल्पना 1 के नाम से जाना जाएगा। हमें ऐसे खतरे आगे भी उठाते रहने होंगे। अंतरिक्ष में से जुड़े शोध कार्य कभी भी रुकने नहीं चाहिए। कल्पना को सभी भारतीय वैज्ञानिक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यानी इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने यह घोषणा की कि मैडसेट
अब क्या कहलाएगा? कल्पना 1 के नाम से जाना जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने पर कल्पना चावला के सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या आपके सही होने पर भी कभी आपके साथियों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की? तब आपने क्या किया? अपने साथियों की बात को मान लिया, उस दिशा में आगे न बढ़ने का निश्चय किया, साथियों से जानने का प्रयास किया कि सही क्या है, अपने साथियों को अपनी बात समझाते हुए अपना कार्य जारी रखा। बिल्कुल सही है, ये डी आपका उत्तर है वो सही होना चाहिए। अपने साथियों को अपनी बात समझाते हुए अपना कार्य है वो जारी रखेंगे आप। अगला देखते हैं। एवरेस्ट अभियान दल में बछेंद्री के साथ निम्न में से कौन था? यानी बछेंद्री पाल जब एवरेस्ट पे चढ़ी, यानी अपना झंडा फहराया, तब है उनके साथ में कौन? तो यहां पे देखिएगा, उनके साथ में तेंजिंग, हंसादेई, अंगदोरजी, जुंके तांबी। तो इसका सही उत्तर होगा अंगदोरजी। उनके साथ में कौन थे? अंगदोरजी है वो उनके साथ में थे। बछेंद्री का पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ? पिता द्वारा पढ़ाई का खर्च न देने से, लड़की होने के कारण उपेक्षा से, सिलाई द्वारा प्राप्त आमदनी से, उच्च शिक्षा से प्राप्त आत्मविश्वास से। लड़की होने के कारण उपेक्षा, यानी कि ये कार्य है वो लड़की नहीं कर सकती, तो इस भावना ने है वो उनको क्या किया, और ज्यादा है वो मजबूत बनाया, और एवरेस्ट पे है वो चढ़ने के लिए है वो क्या किया, प्रेरित किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़े हुए अंश के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। यानी जो हमने बछेंद्री पाल के बारे में है जो पढ़ा, उन घटनाओं के आधार पर इनको व्यवस्थित क्रम में है वो फिर से रखना है। देखिएगा क्या है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बछेंद्री ने सिलाई का काम सीखा और कपड़े सिले। बछेंद्री का जन्म सन 1954 में चमोली जिले के एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर बछेंद्री ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। बड़े भाई द्वारा तिरस्कार से बछेंद्री का पर्वतारोहण का संकल्प और दृढ़ होता गया। संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गई। तो इसको व्यवस्थित क्रम में है वो अगर लगाते हैं तो सबसे पहले है वो ये आएगा कि बछेंद्री, एक नंबर पे ये आ जाएगा कि बछेंद्री का जन्म सन 1954 में चमोली जिले के एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। दूसरे नंबर पे है वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बछेंद्री ने सिलाई का काम सीखा और कपड़े सिले। और यहाँ पे कि बड़े भाई द्वारा तिरस्कार से बछेंद्री का पर्वतारोहण का संकल्प और दृढ़ है वो हो गया। तो ये है वो घटनाक्रम में है वो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। इसके बाद में है वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने क्या किया, सिलाई सीखी और कपड़े सिले। और इसके बाद में है वो आ जाएगा 4 नंबर पे कि 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर बछेंद्री ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया और इस तरह से संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गई। तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पाठांत प्रश्न है, पाठ को पढ़ने के बाद में है वो किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनका जवाब हमें कैसे देना है। तो देखिएगा पहला प्रश्न, कल्पना चावला को लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने से क्यों मना किया? अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आप कल्पना चावला के जीवन से क्या प्रेरणा लेंगे? तो देखिएगा उत्तर क्या होगा इसका। कल्पना चावला को लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी वैमानिकी को अपना विषय चुनने पर इसलिए मना किया एवं मजाक उड़ाया क्योंकि लोगों की यह धारणा थी कि इस क्षेत्र में महिलाएं
कुछ नहीं कर सकती, यानी लोगों की धारणा थी कि इस क्षेत्र में महिलाएं हैं वो कुछ नहीं कर सकती, और यह क्षेत्र सिर्फ किसके लिए बना, केवल पुरुषों के लिए है। वे ये समझते थे कि महिलाएं कमजोर होने के कारण इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती है। यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम वही करेंगे, हम वही करेंगे जो कि कल्पना चावला ने किया था, अर्थात लोगों की बातों की तरफ ध्यान न देकर अपने मन की सुनेंगे, यानी अपने अनुरूप कार्य है वो करेंगे। दूसरा दूसरा प्रश्न देखिएगा, बचेंद्री पाल ने सिलाई करके पढ़ाई जारी रखी। यदि आपके सामने भी इसी तरह की कोई आर्थिक या पारिवारिक समस्या आए तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगे, लिखिए। उत्तर देखिएगा कि 8वीं पास करने के पश्चात बचेंद्री पाल के पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री ने इसका भी रास्ता तलाश किया। उन्होंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाया। इस तरह उन्होंने संस्कृत से एमए तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की। यदि हमारे सामने इस तरह की कोई आर्थिक या पारिवारिक समस्या आएगी तो हम इसका हल बचेंद्री पाल की तरह आत्मनिर्भर होकर निकालेंगे। तीसरा प्रश्न है फीचर। फीचर किसे कहते हैं? भारत की बहादुर बेटियां एक फीचर है, सिद्ध कीजिए कि भारत की बहादुर बेटियां एक फीचर है, यह आपको सिद्ध करना है। फीचर पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें समसामयिक पकड़ को प्रधानता दी जाती है। यही कारण है कि इसको समाचारात्मक निबंध की संज्ञा दी जा सकती है। विषय प्रस्तुति ही फीचर को शक्ति देता है, यानी विषय का जो प्रस्तुतिकरण है वो फीचर को क्या देता है, शक्ति प्रदान करता है। ये किसी पाठक के लिए शिक्षक पथ प्रदर्शक का काम करता है। इसकी भाषा सरल, सहज और सभी को समझ में आने वाली होती है। इसमें प्रसंगानुसार शब्दों का चयन किया जाता है। ये शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं। जैसा कि कल्पना चावला वाले अंश में इंजीनियरिंग की विविध शाखाएं प्रचलित है, मैकेनिकल, केमिकल या एरोनॉटिकल, इन्हें ज्यों का त्यों ले लिया गया है। इसी प्रकार अन्य अनेक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी ज्यों का त्यों लिया गया है। फीचर में शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी किस शैली में लिखी जा रही है इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रस्तुत फीचर में मनोरंजक शैली का ही प्रयोग किया गया है। इसके साथ चित्र, छायाचित्र भी हों तो इसको सचित्र फीचर कहते हैं। रेडियो फीचर भी होते हैं, किंतु ध्वनि माध्यम होने के कारण उनकी शैली बिल्कुल भिन्न होती है। अखबारों में समाचार छपते हैं, समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ, यानी समाचारों में जो भी घटनाएं छपती है उससे सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि क्या हुआ है, यानी सिर्फ क्या के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की परिक्रमा की, लेकिन कल्पना कौन है, वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई, उसके इस बहादुरी से समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया, इसके बारे में कौन बताएगा? फीचर बताएगा। इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो यह फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है, जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या होगा यह बताना फीचर का काम है। ये किसका काम है? फीचर का काम है। फीचर जो होता है तो फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, यानी हमारी आंखों के आगे है वो प्रस्तुत कर दिया जाता है। कानों में घटनाओं की आवाज गूंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार सूचना देते हैं, फीचर हमें शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं: जन रुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजक
तथा व्यक्तित्व संबंधी उपरोक्त गुणों के होने के कारण हम कह सकते हैं कि भारत की ये बहादुर बेटियां अंश व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनैलिटी फीचर है। इस पाठ का शीर्षक आपको उचित लगता है या नहीं? यदि उचित लगता है तो क्यों उचित लगता है, इसका जवाब आपको देना है। तो देखिएगा, यह शीर्षक अपने आप में प्रयुक्त है। यह एक फीचर है जो विविध क्षेत्रों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची महिलाओं पर लिखा गया है। यह व्यक्तित्व संबंधी फीचर है। किस प्रकार का फीचर है? व्यक्तित्व संबंधी। कल्पना चावला एवं बछेंद्री पाल की जीवन कथाएं विशेषकर स्त्रियों को प्रेरित करेंगी, वे भी अपने महत्व को पहचानेंगी। कल्पना चावला और बछेंद्री पाल अपने विषय में सोच समझकर एवं स्वयं फैसला लेने वाली साहसी, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी महिलाएं हैं, इसलिए वे आज इस रूप में याद की जाती हैं। इसी तरह की किसी एक महिला पर एक फीचर लिखिएगा। तो किस पे फीचर लिखना है? जैसे मान लीजिएगा किरण बेदी का नाम सुना होगा आपने। किरण बेदी पे है वो एक फीचर तैयार करते, किस तरीके से देखिएगा। निश्चित रूप से यह कथन सत्य है कि कल्पना चावला और बछेंद्री पाल अपने विषय में सोच समझकर स्वयं फैसला लेने वाली, साहसी, दृढ़ निश्चयी व आत्मविश्वासी महिलाएं हैं, इसलिए वे आज इस रूप में याद की जाती हैं। इसी प्रकार की एक महिला है किरण बेदी, जिन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अब वर्तमान में भी समाज सेवा के कार्य संलग्न रहते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं। किरण बेदी एक सफल प्रशासक। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1945 को पेशावर, अब पाकिस्तान में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके दादा घर के तानाशाह थे। बचपन में रोज 16 किलोमीटर बस यात्रा करके स्कूल जाती थी। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया। खेल में बाधा बनने वाले बालों को कटवा दिया। किरण का मानना है कि जो जीता वही सिकंदर, हारने वालों के लिए दुनिया भर में कोई जगह नहीं है। ये किसका मानना था? किरण बेदी का ये मानना था, सोचना था। यही मनोबल उन्हें तमाम विरोधों के बावजूद अपनी बात पर दृढ़ता से टिकने के लिए सहायक बनता है। किरण बेदी ने प्रथम भारतीय महिला आईपीएस होने का गौरव प्राप्त किया। लोगों के मना करने के बावजूद वे पुलिस प्रशासन में भर्ती हो गई। लोगों ने खूब मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो किस में भर्ती हो गई? पुलिस प्रशासन में वो भर्ती हो गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आज तक कोई पुरुष न कर सका है। वे आज भी पुलिस प्रशासन में है। वे अपने आप में एक मिसाल है। 1980 में उन्होंने दिल्ली में तस्करी और सांसी अपराधी गिरोह का सफाया कराया। तब दिल्ली की सड़कों पर मनमाने ढंग से खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठवाना शुरू कर दिया। उनके प्रयासों से सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई। 1986 में यमुना पुस्ते की झुग्गियों में चल रही नशीली पदार्थों की अवैध तस्करी को भी बंद कराया। एक बार स्वयं आग में कूदकर 8 लोगों की उन्होंने जान बचाई। किरण बेदी को तिहाड़ जेल का प्रभार सौंपा गया। उन्होंने वहां व्याप्त बुराइयों पर काबू पाने का प्रयास किया। उन्होंने कैदियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोरंजन का प्रबंध कराया। कैदियों को योगाभ्यास कराया जाने लगा। रोज प्रार्थना होगी। वे तरह तरह की दस्तकारियों में दस्तकारियों यानी हाथ से कार्य जो भी होते हैं उसमें है वो लग गए। जेल में पर्याप्त सुधार कार्य हुए। जेल में बर्बरता का आतंक भी दूर हुआ। किरण बेदी ने नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए नवज्योति संस्था की स्थापना की। गरीब व असहाय बच्चों के लिए इंडिया विजन खोला। उन्हें साहसिक और समाज सेवा के कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1980 का विशिष्ट महिला पुरस्कार मिला। स्विस जर्मन जोसेफ व्यूस पुरस्कार तथा मैग्सेसे पुरस्कार प्रमुख है। किरण बेदी ने वह कर दिखाया जो पुरुषों के लिए भी कठिन था। वे अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्यों को कर रही है।
वर्तमान में वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त आवाज है। तो ये किरण बेदी के बारे में एक फीचर हमने है वो तैयार करके बताया आपको। तो देखिएगा आगे का। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में लड़के और लड़की में भेद किया जाता है, क्या आपकी दृष्टि से यह उचित है? तर्क सहित, यानी लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, आप अपने तर्क सहित उत्तर देना है कि क्या यह सही है। तो देखिएगा उत्तर क्या, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ही आज के युग में समान है। देश की सरकार ने दोनों को समान अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की है। लड़की भी लड़के से मुकाबला करने में समर्थ है, वह भी हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है, वह बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रही है, वह सारे विश्व को अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही है, वह अपने को साहसी एवं दृढ़ इच्छा का परिचय देने वाली बन रही है, उसमें अदम्य साहस है। यह अन्याय एवं भेदभाव समाज में से मिटाना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, हमें यह विचार त्यागना चाहिए। नारी शक्ति की दृष्टि से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। नारी शक्ति में भारत किसी भी देश से क्या नहीं है, पीछे नहीं है। और वर्तमान में सर्वोच्च पद पे जो है द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है, वो भी एक महिला है। तो आज महिला और पुरुष में कोई भेद है वो नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। एक अनुच्छेद है आपके सामने जिसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसके प्रश्नों के है वो हम उत्तर देखेंगे। तो ध्यान से इसको पढ़ना है। तैराकी आनंद की वस्तु होने के साथ साथ हमारी आवश्यकता भी है। नदियों के आसपास के गांवों के लोग सड़क मार्ग न होने पर एक दूसरे से तभी मिल सकते हैं जब उन्हें तैरना आता हो, अथवा नदियों यानी या तो नदियों में नावें हो या फिर उनको तैरना आता हो, तो ही वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। प्राचीन काल में नावें कहाँ थी? तब तो आदमी को तैरकर ही नदियों को पार करना पड़ता था, किंतु तैरने के लिए आदिम मनुष्य को निश्चय ही प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा होगा, क्योंकि उसमें अन्य प्राणियों की भांति तैरने की जन्मजात क्षमता नहीं है। जल में मछली आदि जल जीवों को स्वच्छंद विचरण करते देख मनुष्य ने उसी प्रकार तैरना सीखने का प्रयत्न किया और धीरे धीरे उसने इस कार्य में इतनी निपुणता प्राप्त कर ली कि आज तैराकी एक कला के रूप में गिनी जाने लगी है। विश्व में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है उनमें तैराकी प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाती है। तो इस अनुच्छेद को ध्यान से आपने पढ़ा। अब इसके उत्तर। प्राचीन काल में तैराकी मनुष्य की आवश्यकता क्यों थी? आसपास के गांवों में लोग सड़क मार्ग न होने पर एक दूसरे को तभी मिल सकते थे जब उन्हें तैरना आता हो या नदियों में नावें हो। दूसरा देखिएगा, तैराकी व्यायाम है या खेल अथवा दोनों? सही तर्क देते हुए लिखिए। तो तैराकी खेल है या फिर एक व्यायाम है? तो इसके बारे में आपको, तो ये दोनों है। तैराकी व्यायाम भी है और एक खेल भी है। तैराकी प्रतियोगिता के रूप में खेल है, तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम है, यह स्वास्थ्य वर्धक है। इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। अनुच्छेद या उचित शीर्षक। आपको अनुच्छेद जो है उसका जो सार है, पूरे सार को 1/3 शब्दों में है वो आपको लिखना है और एक इसका शीर्षक भी है वो देना है। तो देखिएगा सार इस तरीके से है। तैराकी आनंद की वस्तु है, यही व्यायाम और प्रतियोगिताओं का अंग है। ये आज तैराकी प्रतियोगिता के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल की जाती है। यह मेहनत और अभ्यास से आती है। मनुष्य ने उसी रूप में इसे देखने का प्रयत्न किया है। मनुष्य ने निपुणता प्राप्त कर ली है। और इसका अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तैराकी खेल एवं व्यायाम। तैराकी खेल एवं व्यायाम इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। अनुच्छेद से जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण छांट कर लिखिएगा। जो हमने अभी अनुच्छेद पढ़ा है इसमें से जातिवाचक संज्ञा के है वो 5 उदाहरण छांट करके लिखने हैं।
तो सबसे पहले तो देखो संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो, दशा का हो, किसी का भी नाम अगर है तो उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमें यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण छांट करके लिखने हैं। अब देखिएगा जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जातिवाचक संज्ञा अर्थात जिस संज्ञा से एक ही जाति के अनेक पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो सबसे पहले एक नदी, नदी जो शब्द है वो एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि नदी किसी जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो नदी नाम से बहुत सारे हैं वो यहाँ पे पदार्थ है वो मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो नदियां हमने खोज करके कहां से लाए, उस अनुच्छेद में से है वो लेकर के आए। नदियां जो शब्द है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। मछली जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये अपने साथ अनेक नामों का बोध कराती है। आदमी जातिवाचक संज्ञा है। और गांव, गांव जो शब्द है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद से ऐसे दो दो शब्द छांटिए। जो अनुच्छेद हमने अभी पढ़ा उससे आपको दो दो शब्द छांटने हैं जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय हो, या तो उसमें उपसर्ग हो या उसमें प्रत्यय हो। ऐसे दो दो शब्द, उपसर्ग जिसमें है वो दो शब्द, प्रत्यय है वो दो शब्द आपको छांटने हैं। उन शब्दों में शामिल उपसर्ग तथा दो प्रत्ययों का भी उल्लेख कीजिएगा। अब देखो यहां पे एक शब्द है तैराक। ये जो तैराक शब्द है ये तैरना से बना है। किससे बना है? तैरना से। अब ये जो तैरना में से ना हटा दिया तो तैर बचा, और इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आक प्रत्यय जोड़ा। आक प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द क्या बन गया? तैराक बन गया। क्या बना? तैराक। और इसी तैराक में ई प्रत्यय जब हमने जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? तैराकी बन गया। तो शब्द क्या बन गया? तैराकी। तो इसमें दो प्रत्यय है इस तरीके से, एक तो आक प्रत्यय है और दूसरा ई प्रत्यय है। इसी तरीके से हमारे पास में शब्द है निपुणता। अगर निपुणता शब्द की भी बात करें तो देखो यहां पे एक शब्द है निपुण, और निपुण में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें ता प्रत्यय है। अगला देखो प्रयत्न शब्द है। प्रयत्न में प्रय क्या है? उपसर्ग है, और यत्न यहां पे क्या है? मूल शब्द। यत्न यहां पे क्या है? मूल शब्द है, तो इसमें प्रय उपसर्ग है। इसके अलावा देखिएगा अगला शब्द है परि। तो परि एक उपसर्ग है, और श्रम यहां पे क्या है? मूल शब्द। श्रम यहां पे मूल शब्द है, तो श्रम में परि उपसर्ग जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हमें कुछ उदाहरण है वो उसी अनुच्छेद से लेकर के है वो यहाँ पे, जो दो है वो प्रत्यय से संबंधित हो और दो है वो उपसर्ग से संबंधित हो। इस तरीके का कोई और भी हो सकता है, जैसे निपुणता शब्द आया, उसी तरीके से मान लीजिएगा है वो आवश्यक है। आवश्यक में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? आवश्यकता बन गया। सुंदर में ता जोड़ दिया तो सुंदरता बन गया। लघु में ता जोड़ दिया तो लघुता बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है वो हो सकते हैं। उपसर्गों में भी जैसे प्रय उपसर्ग को जोड़ा प्रयत्न हो गया, प्रय को योग में जोड़ा तो प्रयोग हो गया, प्रय को भाव में जोड़ा तो प्रभाव हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है वो हो सकते हैं, लेकिन हमें अनुच्छेद में से ही कुछ उदाहरण लेकर के यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तरों को हमने है वो देखा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले चैप्टर को है वो हम कल देखते हैं। नमस्कार दोस्तों।